साल 2013 महीना अप्रैल का साउथ अफ्रीका के मौसम के मिजाज के मुताबिक सुबह के वक्त की हल्की खिली धूप। ये पहला नज़ारा है साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के एक वीवीआईपी एयरबेस का, जिसका नाम है वाटरलूफ। यहाँ पर राष्ट्राध्यक्षों की प्लेन उतरते हैं। एक प्लेन उतरा, एयरबस 303-2 ये नंबर था। ये एक भारतीय एयरलाइंस का प्लेन था। प्लेन में 217 लोग सवार थे। वो प्लेन उतरा, मेहमान नीचे उतरे। कोई भी एक नज़र देखता तो बता सकता था कि ये सारे लोग बहुत रईस हैं। उनकी लगदग, उनका पहनावा उड़ावा, बाहर शानदार चमचमाती एसयूवी की फ्लीट उनका इंतज़ार कर रही थी। हिंदुस्तान से ये मेहमान एक शादी में शरीक होने के लिए आए थे। उनके ठहरने के लिए उस देश साउथ अफ्रीका के सबसे शानदार रिजॉर्ट सन सिटी लग्जरी रिजॉर्ट में कमरे बुक किए गए थे। जब ये फ्लीट एयरबेस से रवाना हुई तो आगे पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ियां चल रही थीं। ये वेंगा गुप्ता की शादी थी। सहारनपुर के गुप्ता परिवार की तीसरी पीढ़ी की लड़की। एक परिवार जिसने 20 साल में सहारनपुर से दिल्ली और फिर दिल्ली से साउथ अफ्रीका का सफ़र तय किया, अरबों रुपए कमाए और उस मुल्क में इतना ताकतवर हो गया कि मंत्रियों को तो छोड़िए, राष्ट्रपति तक को अपनी जेब में रखने लगा। ये गुप्ता परिवार की कहानी है और ये कहानी है साउथ अफ्रीका में फैले सरकारी भ्रष्टाचार की, जिसके चलते वहाँ के राष्ट्रपति जैकब जुमा को इस्तीफ़ा देना पड़ा फरवरी के दूसरे सप्ताह में। इस पूरी कहानी को समेटा है हमारी इंटरनेशनल अफेयर्स की एडिटर स्वाति मिश्रा ने, और मैं सौरभ द्विवेदी theLondonTop.com पर आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ। साल 1993 में एक हिंदी फिल्म आई थी, भाग्यश्री उसमें थी। घर आया मेरा परदेसी फिल्म नहीं चली। हम इसको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इसी बरस 3 देसी परदेसी हो गए थे। उनके नाम हैं अजय, अतुल और राजेश। सहारनपुर के रहने वाले तीनों भाई, जो पहले तो अलग अलग मुल्कों में कारोबार करने के लिए गए और फिर सब साउथ अफ्रीका में जुट गए और जम गए। ये जमे तो ऐसे जमे कि उखड़े तो जैकब जुमा को भी उखड़ना पड़ा, जो कुछ रोज़ पहले तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। गुप्ता परिवार की कहानी बहुत दिलचस्प है और इसकी शुरुआत सहारनपुर से होती है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला, आप देहरादून की तरफ जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा, बशर्ते दिल्ली से जाते हों। दिल्ली एक किरदार है इसलिए जिक्र किया। यहाँ पर रहते थे शिव कुमार गुप्ता। सोप स्टोन पाउडर का कारोबार करते थे। सिंक और फर्श बनाने में इनका इस्तेमाल होता था। इनके 3 बेटे अजय, अतुल और राजेश, इन्होंने कारोबार को आगे बढ़ाया। इसके अलावा मसालों के कारोबार में भी कोशिशें शुरू की। इसके लिए वो अक्सर दिल्ली आते थे। उन्होंने एक फर्म बनाई एसकेजी के नाम से। एसकेजी इसका फुल फॉर्म शिव कुमार गुप्ता, यानी कि उनके पिता का नाम। ये लोग जंजीबार से और मेडागास्कर से मसाले वगैरह मंगवाते थे और इस तरीके से ये परिवार सहारनपुर से दिल्ली दाखिल होने में सफल रहा। लेकिन ये कहानी का प्रेफेस भर है, क्योंकि दिल्ली से कुछ ही बरसों के बाद तीनों भाइयों ने अलग अलग मुल्कों के लिए उड़ान भरी। एक भाई गया रूस, एक भाई गया चीन और जो मंझला भाई था अतुल, वो गया साउथ अफ्रीका। क्योंकि पिता एसकेजी यानी कि शिव कुमार गुप्ता ने कहा था, लोग अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं लेकिन अगली बड़ी चीज़ साउथ अफ्रीका होगा। 1993 में सहारनपुर के गुप्ता परिवार के उदय की कहानी शुरू होती है और 1994 में शुरू होती है साउथ अफ्रीका के उदय की कहानी। रंग भेद के खात्मे के बाद पहली मर्तबा 27 अप्रैल के रोज़ चुनाव होता है। श्वेत अश्वेत सभी वोट डालते हैं। 19 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां किस्मत आजमाती हैं। 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा वोटर वोट डालते हैं। सब कुछ खुशी खुशी शांति से संपन्न होता है। चुनाव हुआ है तो नतीजा भी आएगा ही। 62.65% वोटों के साथ वहाँ की
पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC विजेता बनकर उभरती है। इसके नेता नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं। इस ANC को थाम कर रखिए, क्योंकि गुप्ता परिवार की कहानी में, साउथ अफ्रीका के राजनीतिक करप्शन की कहानी में इस ANC का जिक्र बार बार आएगा। यूँ समझ लीजिए कि ये वहाँ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। 1994 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें ANC को हमेशा ही 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं। हमारे साझा परिवारों में मंझले भाई की सबसे ज़्यादा दुर्गत होती है, लेकिन गुप्ता परिवार की कहानी का सबसे चमकदार पन्ना मंझले भाई या कि मंझले बेटे के हिस्से आया। मैंने आपको बताया था कि 3 भाई 3 अलग अलग देशों में किस्मत आजमाने गए। सबसे बड़े अजय गए थे रूस, दूसरे अतुल गए थे साउथ अफ्रीका और तीसरे राजेश गए थे चीन। कुछ ही बरसों में अजय और राजेश को समझ में आ गया कि जिन देशों में वो गए हैं वहाँ उनके लिए ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं। उधर अतुल साउथ अफ्रीका की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति का फ़ायदा उठाना सीख रहे थे। साउथ अफ्रीका एक लंबे प्रतिबंध से, उसके दौर से मुक्त हुआ था। एक किस्म की हड़बड़ाहट थी उसके भीतर, तेज़ कदम ताल की, ताकि वो बाकी दुनिया की रफ्तार से मैच कर सके। इसलिए वहाँ पर लाल फीताशाही नहीं थी। वहाँ पर व्यापार को सुगम बनाने के नाम पर नियम और कानून बहुत सरल रखे गए थे और इसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार थे सहारनपुर से पहुँचे अतुल गुप्ता। अतुल ने काम की शुरुआत की जूते के कारोबार से। वेस्टर्न यूपी से गए थे जहाँ पर चमड़े का काफ़ी काम होता है। उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में हाथ आजमाया। सहारा कंप्यूटर्स के नाम से अपनी फर्म खोली। काम क्या था, अलग अलग पार्ट्स लेकर आएँ और उनको असेंबल करके बेचा जाए, जैसे हमारे दिल्ली के नेहरू प्लेस में होता है। ये काम 90 के दशक में साउथ अफ्रीका में चल निकला। इतना चला कि बाकी दोनों भाइयों को भी मदद के लिए बुला लिया। फिर अतुल को समझ में आया कि अगर सरकारी ठेके हासिल करने हैं तो सरकार में पैठ बनानी भी ज़रूरी है। एक पार्टी में उनकी पहली मर्तबा मुलाकात हुई नेल्सन मंडेला की सरकार में उपराष्ट्रपति थाबो म्बेकी से। मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती पक्की दोस्ती में तब्दील हो गई और इस दोस्ती ने गुप्ता परिवार के लिए कारोबार की नई राहें खोल दी। गुप्ता परिवार की कहानी हम कहीं से भी पढ़ना शुरू करें, लगता है किसी फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है। खालिस हिंदुस्तानी फिल्म, जहां पर नेताओं और कारोबारियों के बीच का गठजोड़ साथ साथ सालसा करता नज़र आता है। गुप्ता परिवार ने भी अपनी वफादारी किसी एक नेता या किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हर बड़े या उभरते नेता के साथ संबंध बनाए। अभी हमने थाबो म्बेकी का जिक्र किया, जो 1999 में नेल्सन मंडेला के स्वेच्छा से पद छोड़ने के बाद साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और थाबो म्बेकी के नायब बने, उपराष्ट्रपति बने जैकब जुमा। और गुप्ता परिवार जल्द ही इनकी भी गुड बुक में आ गया। 1999 से 2005 तक जैकब जुमा थाबो म्बेकी के सरकार में उपराष्ट्रपति बने रहे। फिर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, रिश्वत का इल्ज़ाम लगा और थाबो म्बेकी ने उनको अपनी सरकार से बर्खास्त कर दिया। साल 2005 में मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से जैकब जुमा बरी हो गए। बरी होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी में ज़ोरदार वापसी की। साल 2007 में वो अपनी पार्टी ANC के प्रेसिडेंट बन गए और 2009 के चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े गए। स्थितियां थाबो म्बेकी के इतने खिलाफ हो गई कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा। ANC ने चुनाव जीता और 2009 में साउथ अफ्रीका को मिला नया राष्ट्रपति, जिसका नाम था जैकब जुमा। तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में ये सब हो रहा था और गुप्ता परिवार सिर्फ आर्थिक मदद देने या बदले में अपने हिस्से की मलाई पाने तक ही सीमित था, या इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में भी उसका कोई दखल था ANC की अंदरूनी पॉलिटिक्स में, चुनावों को प्रभावित करने में। एक आदमी जिस पर
सरकारी मद के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा, एक आदमी जिस पर बलात्कार का इल्ज़ाम लगा, एक आदमी जिस पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा, एक आदमी जिसने एड्स के बारे में फूहड़ चुटकुले सार्वजनिक तौर पर गढ़े थे कि HIV से बचने का एक ही तरीका है कि आप सेक्स करने के फ़ौरन बाद नहा लीजिए, वो देश का राष्ट्रपति बन गया। और एक शख्स था जो ये मानता था कि उसने जैकब जुमा को, उस आदमी को देश का राष्ट्रपति बनाया है। अतुल गुप्ता और उनका परिवार, जिनका कारोबार अब सहारा कंप्यूटर्स तक सीमित नहीं था। गुप्ता परिवार की दौलत बेतहाशा बढ़ रही थी। कंप्यूटर्स के बाद माइनिंग के धंधे में उतरे और उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र में अपना रसूख बढ़ाने के लिए टीवी चैनल और अखबार शुरू किए। इस पूरे एम्पायर में जैकब जुमा की भी हिस्सेदारी थी। कहीं पर उनका बेटा काम कर रहा है तो कहीं पर उनकी दूसरी पत्नी, कहीं पर उनकी सौतेली बेटी तो कहीं पर कोई और रिश्तेदार। इतना प्रगाढ़ रिश्ता था गुप्ता और जुमा परिवार के बीच। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। गुप्ता परिवार के साथ भी यही हुआ। साल था 2015 और तब साउथ अफ्रीका के अखबारों की सुर्खियां बना नेने गेट। 9 दिसंबर 2015 जैकब जुमा ने अपने वित्त मंत्री नाहनला नेने को बर्खास्त कर दिया। देश की मीडिया में इस तरह की खबरें आम हो गईं कि एक खास बिजनेस फैमिली के प्रेशर में ऐसा किया गया है। बाद में नाहनला नेने के सहयोगी मैक्बेसी जोनास का बयान आया। एक पूछताछ में उन्होंने बताया कि नेने को बर्खास्त किए जाने के बाद जोनास को, जो ये बयान दे रहे थे, गुप्ता परिवार ने बुलाया और कहा कि अब हम आपको देश का अगला वित्त मंत्री बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। जोनास ने पूछा कि वो शर्तें क्या हैं, तो गुप्ता परिवार ने कहा कि हम आपको आर्थिक मदद देंगे। कितनी? ये मदद थी 3 अरब 18 हज़ार रुपए की। 18,000 कितना छोटा नंबर लग रहा है ना 3 अरब के सामने, पर यही फिगर है जो बाद में जांच में सामने आया। गुप्ता परिवार ने यह भी कहा कि अगर आप कोई थैला लेकर आए हो तो 33 लाख रुपए तो अभी लेकर जा सकते हैं। दूसरी शर्त कि वित्त मंत्री के तौर पर आपको हमारे हर हुक्म का पालन करना होगा। जोनास ने इससे इनकार कर दिया, पर जोनास के इनकार की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि देश के राष्ट्रपति अभी भी जैकब जुमा थे, जो गुप्ता परिवार की जेब में थे। जैसा कि इस तरह के इल्ज़ामों में होता है, गुप्ता परिवार ने फौरन खंडन कर दिया। लेकिन जब जोनास के और उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच हुई तो नेने के सहयोगी का दावा दुरुस्त पाया गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका के वित्त मंत्री बने डेविड वैन रुयन। कोई रुयन का नाम पहले नहीं जानता था। कहा गया कि गुप्ता परिवार ने रुयन को इस पद तक पहुंचाया है। बवाल शुरू हुआ, 3 दिन में इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद प्रवीण गोवर्धन को साउथ अफ्रीका का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। ये आखिर वित्त मंत्रालय में इतनी दिलचस्पी क्यों थी गुप्ता परिवार की, आगे बताएंगे। इस पूरे बवाल के पीछे या कि दिलचस्पी के पीछे थी साउथ अफ्रीका और रूस के बीच की न्यूक्लियर डील। हमने आपको पहले बताया था कि गुप्ता परिवार ने माइनिंग में बहुत निवेश कर रखा था। वो चाहते थे कि साउथ अफ्रीका और रूस के बीच न्यूक्लियर डील हो जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय कई जायज़ वजहों से इस पर लगातार अपनी आपत्ति जता रहा था। इसी के चलते पहले नेने को जाना पड़ा। इसी के चलते प्रवीण गोवर्धन को भी 15 महीनों में अपना पद छोड़ना पड़ा। 2 देशों के बीच की न्यूक्लियर डील में गुप्ता परिवार का इतना इंटरेस्ट क्यों था? क्योंकि गुप्ता परिवार ने साउथ अफ्रीका में सरकारी बैंक से 1 अरब 36 करोड़ रुपए का लोन ले रखा था यूरेनियम की खानों के लिए। उनको लग रहा था कि अगर साउथ अफ्रीका और रूस के बीच ये डील हो जाती है तो उनका जो प्रोडक्ट है उसकी खपत हो जाएगी, मुनाफा भी आएगा और वो बैंक को लोन चुकाने में भी सफल होंगे और उनका पोर्टफोलियो बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हो जाएगा पूरे मुल्क में। शुरुआत में हमने आपको एक वीआईपी शादी का किस्सा सुनाया। पूर्वांचल में कहावत है, टेढ़े होकर मुंह तो मुंह में पड़ता है। ये कहावत मुझे नहीं पता थी, स्वाति ने अपनी कॉपी में लिखी और मुझे दिलचस्प लगी। और ये कहावत गुप्ता परिवार पर हूबहू लागू होती है। पैसे कमाने की होड़ में
सत्ता से नज़दीकियों का इतना भोंडा प्रदर्शन कि वहाँ के जो तटस्थ लोग थे, वहाँ के जो ईमान धर्म वाले लोग थे, उनको ये बात अखरने लगी। लोगों को पता चलने लगा कि जैकब जुमा किसके दबाव में अपने वित्त मंत्रियों को ताश के पत्तों की तरह फेंट रहे हैं। लोगों ने इस पर भी सवालिया निशान उठाए कि वाटरलूफ का जो एयरबेस सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों के लिए, वीवीआईपीज के लिए, सामरिक महत्व के लोगों के लिए रिजर्व है, उसको एक बिजनेस फैमिली के पर्सनल फंक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे सवाल सार्वजनिक रूप से उठ रहे थे, लेकिन एक महिला थी जो पूरी मुस्तैदी से अपने फर्ज को अंजाम दे रही थी। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एन ऑनेस्ट ऑफिसर। साउथ अफ्रीका में एक पोस्ट होती है पब्लिक प्रोटेक्टर की, एक लीगल पोस्ट जिसकी जिम्मेदारी होती है जो बड़े बड़े फैसले हैं, नियुक्तियां हैं, लेन देन है, उन पर निगरानी रखना। थुली मैडोनसेला जब हमारे वक्त की ईमानदार और वक्त में शानदार दखल देने वाली महिलाओं की सूची बने तो इस महिला का नाम भी उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। 2009 से 2016 तक थैली मैडोनसेला साउथ अफ्रीका की पब्लिक प्रोटेक्टर रही। ये एक वहाँ का लीगल ऑफिस है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी किस्म का ऊंचे लेवल पर भ्रष्टाचार ना हो। जब उनके सामने नैनी गेट का मामला आया तब उनके कार्यकाल के लगभग आखिरी दिन चल रहे थे, फिर भी उन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर किन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते, किन दबावों के चलते नेने को हटाया गया, जिसको लोकल मीडिया ने नेने गेट कहा था। जब उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट पब्लिक की तो उनको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, प्रलोभन मिले और फिर धमकियां मिली, लेकिन मैडोनसेला अड़ी रही। जिस दिन उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था उसके एक रोज पहले उन्होंने 355 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल की। अक्टूबर 2016 की ये बात है। जैकब ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रिपोर्ट को रोकने की कोशिश की, नाकामयाब रहे। मीडिया के पास रिकॉर्ड्स पहुंच चुके थे और उनकी पूरी रपट जो थी वो तथ्यों पर और शानदार इन्वेस्टिगेशन पर आधारित थी। और इस रिपोर्ट के बाद जुप्ताज के लिए कोई मौका नहीं बचा। ये आप कहेंगे कि मैं गुप्ताज को जुप्ताज क्यों बोल रहा हूँ, दरअसल ये भी लोकल मीडिया का गढ़ा हुआ एक टर्म है। जैकब जुमा और गुप्ताज की साझेदारी को दिखाने के लिए जुप्ताज। रिपोर्ट में क्या सामने आया? नेने गेट वाला पूरा प्रसंग सामने आया, न्यूक्लियर डील का एंगल सामने आया और भी कई पुराने मामले सामने आए। मसलन गुप्ता परिवार को सरकार ने कोयले का एक बड़ा ऑर्डर दिया था और इसके लिए बाजार की कीमत से कहीं ज़्यादा रकम चुकाई थी। इस पूरी रिपोर्ट में गुप्ता परिवार का 232 बार जिक्र हुआ था। रिपोर्ट सामने आई, आगे की कार्रवाई शुरू हुई। पलटवार में गुप्ताओं ने क्या किया? उन्होंने ब्रिटेन की एक कुख्यात पीआर एजेंसी का सहारा लिया। अब कहानी में एक नए प्लेयर की एंट्री होती है, प्लेयर जिसका नाम है बेल पोटिंगर फर्म। लॉर्ड बेल पॉलिटिक्स के पुराने खिलाड़ी मार्गरेट थैचर के भाषण लिखा करते थे। बाद में उन्होंने बेल पोटिंगर के नाम से अपनी फर्म शुरू की, पीआर फर्म। काम लॉबिंग करना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए माहौल बनाना, मीडिया में, सार्वजनिक क्षेत्र में उस तरह का माहौल। बेल पोटिंगर ने ही लिट्टे के खिलाफ जो फाइनल कार्रवाई हुई थी उसके बाद श्रीलंका के उस वक्त के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे का इंटरव्यू तैयार किया था जिसमें उस पूरी किलिंग को मानवीय बताया गया था और भी इस तरह के कई काम। बेल पोटिंगर ने गुप्ता परिवार के लिए क्या किया? एक इस तरह की बहस शुरू करवा दी साउथ अफ्रीका में जिसमें ये पूरा मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का, जैकब जुमा के खिलाफ जांच का, गुप्ता परिवार के खिलाफ जांच का, श्वेतों के प्रति दुराग्रह ऐसा नजर आए, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। कभी अमेरिका की सरकार की इराक युद्ध में उसके पक्ष में माहौल बनाने के लिए मदद करने वाली बेल पोटिंगर कंपनी 2017 में दिवालिया हो गई। गुप्ता परिवार भी उसी राह पर बढ़ रहा है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, क्योंकि ये सारे पीआर वाले चोचलों के बावजूद लोगों को पता चल गया है कि कैसे सहारनपुर, भारत से आया एक परिवार साउथ अफ्रीका में कैबिनेट के नोट्स में दखल देता है, कौन मंत्री रहे कौन नहीं रहे इसमें दखल देता है, राष्ट्रपति के पास जो संवेदनशील जानकारियां होती हैं उन तक सीधी पहुंच रखता है और उनको अपने कारोबारी हितों के मुताबिक प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है।
सवाल ये उठता है कि गुप्ता परिवार के ऊपर इल्ज़ाम क्या लग रहे हैं। गुप्ता परिवार की कई कंपनियां हैं, सहारा कंप्यूटर्स का मैंने जिक्र किया, ओक बे माइनिंग की, शिवा यूरेनियम, ऐसी कई कंपनियां हैं और कहा जा रहा है कि इन सारी कंपनियों के साम्राज्य के दम पर गुप्ता परिवार ने पूरे के पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। स्टेट कैप्चर टर्म का इस्तेमाल हो रहा है और इन्हीं सब आरोपों के चलते जैकब जुमा को इस्तीफा देना पड़ा। पहले उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन जब उनकी पार्टी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी दलों के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर उनकी अपनी पार्टी उन दलों के साथ चली जाएगी, तब मजबूरन जैकब जुमा को इस्तीफा देना पड़ा। एक सवाल ये आता है कि स्टेट कैप्चर की नौबत जिन लोगों की वजह से आई, उनके रिश्ते इतने प्रगाढ़ कैसे हुए? आखिर दोनों के बीच था क्या? सिर्फ बिजनेस की लेनदारियां थी या कुछ और भी? यहाँ पर एक नए किरदार की एंट्री होती है। जैकब जुमा का बेटा डुडुजेन, जिसने 13 बरस गुप्ता परिवार के लिए काम किया, कागजों पर ही सही। डुडुजेन सहारा कंप्यूटर्स में बतौर ट्रेनी अपना करियर शुरू करता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है। कागजों के मुताबिक कम से कम 11 कंपनियां ऐसी थीं गुप्ता परिवार की जिसमें डुडुजेन बतौर डायरेक्टर शामिल थे। यहीं पर परिवार की संलिप्तता खत्म नहीं हो जाती है। जैकब की तीसरी पत्नी है बोंगी नगेमा। इससे पहले कि आप जैकब के चरित्र के बारे में, इस तरीके के मामलों में, चरित्र के मामले में कोई राय कायम करें, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका का नियम है वहाँ के मूल निवासियों के लिए कि वो 4 शादियाँ कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बोंगी नगेमा की, जो जैकब जुमा की तीसरी पत्नी है। ये भी गुप्ताओं की एक कंपनी है, JIC माइनिंग सर्विसेज, उसमें बतौर कम्युनिकेशन ऑफिसर काम करती थी। जैकब की एक बेटी भी गुप्ता परिवार के साथ व्यापारिक संबंध रखती थी। उनका नाम था डुडुजुले जुमा और वो सहारा कंप्यूटर्स में डायरेक्टर थी। 2007 में जैकब जुमा ANC के अध्यक्ष बन गए थे और इसके 6 महीने बाद डुडुजुले ने ऊंचे पद पर सहारा कंप्यूटर्स में काम करना शुरू कर दिया था। अब सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए। तो क्या गुप्ता परिवार सिर्फ जैकब जुमा के परिवार को नौकरियां दे रहा था, पद दे रहा था, पैसों से लाभ पहुंचा रहा था? जवाब है नहीं, इससे भी ज़्यादा कर रहा था। सियासत परसेप्शन का खेल है, छवियों के निर्माण का खेल है। जैकब जुमा को बार बार जनता के बीच जाना पड़ता था, चुनाव जीतने पड़ते थे, पार्टी में विरोधी धड़ों को शांत करना पड़ता था और इसके लिए जनमत का उनके साथ होना ज़रूरी था और इसमें गुप्ता परिवार उनकी मदद करता था। कैसे? द न्यू एज के नाम से एक अखबार खोला गया जिसके मालिक हैं अतुल गुप्ता और उनके परिवार के लोग। इसमें जैकब जुमा को एक हीरो की तरह पेश किया जाता था। 2010 में अखबार शुरू हुआ और उसके बाद 2013 में एक न्यूज़ चैनल भी शुरू कर दिया गया ANN7 की नाम से और इसमें भी जैकब जुमा के प्रशस्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती थी। ये सब मैं बता रहा हूँ, मेरे जहन में सवाल चल रहा था कि आखिर कितना पैसा है, मतलब चैनल खोल लिए, बड़ी बड़ी डील्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 2016 में जो खबरें आई थी उसमें वाइट मनी का जो आकलन किया गया था, क्योंकि उसी का आकलन होता है और उसके आधार पर आंकड़े निकाले जाते हैं। अतुल गुप्ता को दक्षिण अफ्रीका का सबसे अमीर अश्वेत बताया जाता है और उनकी संपत्ति 55 अरब रुपए से ज़्यादा की बताई जाती है। अभी सिर्फ एक भाई की संपत्ति बताई है और जो सीधे सीधे उनके पास है वो बताई है। कंपनियों की संपत्तियां, रिश्तेदारों की संपत्तियां जोड़ लें तो ये आंकड़ा खरबों में पहुंचेगा। एक ऐसे दौर में जब पंजाब नेशनल बैंक देश की सबसे पुरानी बैंकों में से एक, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं हज़ारों करोड़ के घोटाले के, यहाँ पर मैं एक भारतीय बैंक का जिक्र करना चाहूँगा। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका गुप्ता परिवार और साउथ अफ्रीका के राजनीतिक भ्रष्टाचार से क्या कनेक्शन है? दरअसल साल 2017 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जो वहाँ साउथ अफ्रीका में ऑपरेट करते थे, गुप्ता भाइयों की कंपनियों के खाते बंद कर दिए। दरअसल इस पूरे दौर में लगातार गुप्ता परिवार पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों के इल्ज़ाम लग रहे थे और उस संबंध में जब अदालत की
उनके पास आदेश पहुंच रहे थे बैंक के बाद, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले साउथ अफ्रीका के भी 4 बड़े बैंकों ने गुप्ता परिवार से जुड़े खाते बंद कर दिए थे। अब ये सुनने में बड़ा सीधा सरल लग रहा है कि खाते बंद कर दिए गए, लेकिन खाते बंद होने के चलते हुआ क्या कि गुप्ता परिवार का पूरा साम्राज्य ढहने की कगार पर पहुंच गया। 10,000 से ज़्यादा लोग उनके यहाँ काम करते हैं, उनकी तनख्वाह कैसे दी जाए, इसके लिए अदालतों में याचिकाएं दी जाने लगी। एक याचिका और थी जिसको अदालत ने तवज्जो दी। ये याचिका डाली थी साउथ अफ्रीका के पूर्व वित्त मंत्री प्रवीण गोवर्धन ने। प्रवीण गोवर्धन ने कहा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेंटर की एक लिस्ट है जिसमें 72 ऐसे लेन देन हैं जिनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है, और ये सारे लेन देन गुप्ता परिवार और उनकी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इस पर जब अदालत के फैसले आने शुरू हुए तो गुप्ताओं का साम्राज्य लगभग नेस्तनाबूद होने की कगार पर पहुंच गया। तो अब जब 16 फरवरी 2018 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं गुप्ता परिवार की कहानी सुना रहा हूँ, तो साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है। 14 फरवरी 2018 को जैकब जुमा ने इस्तीफ़ा दिया, उनकी जगह रामफोसा जो उपराष्ट्रपति थे वो अब राष्ट्रपति बन गए हैं। पार्टी की कमान भी उनके हाथ में आ गई है। अब सब चीज़ों की जांच हो रही है। इस बात की भी जांच हो रही है कि जैकब जुमा के कार्यकाल में जो 8 बार अविश्वास प्रस्ताव आए और गिर गए, उसको गिराने में किन लोगों की और कैसी मदद ली गई। और बचा गुप्ता परिवार, जो वहाँ की एलीट पुलिस है हॉक्स, वो दनादन उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, उनके घरों पर छापे मार रही है। 2017 में गुप्ता परिवार का बयान आया था कि हम साल के आखिरी तक साउथ अफ्रीका छोड़कर चले जाएंगे। साउथ अफ्रीका जहां पर वो 1993 के साल में पहुंचे थे। मगर किसी मुल्क को पैसे बनाकर अपना बंधक बनाना आसान है, पर उसको छोड़ना भी इतना ही आसान है क्या? सवाल का हाँ और ना दोनों में ही जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टीवी स्क्रीन पर नीरव मोदी कहाँ है, ये सवाल चल रहे हैं। और दिमाग में जिक्र आ रहा है ललित मोदी का, दिमाग में जिक्र आ रहा है विजय माल्या का, दिमाग में जिक्र आ रहा है क्वात्रोची का। अलग अलग मामले, अलग अलग तरह की पड़ताल, लेकिन अपराधी कैद से दूर हैं। साउथ अफ्रीका का मामला है, देखते हैं वहाँ की पुलिस, वहाँ की सियासत क्या करती है। क्या रामफोसा ये जो नेक्सस है इससे मुक्त हो पाएंगे? क्या वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, जो गांधी के मूल्यों के आधार पर बनी थी, जिसके लिए नेल्सन मंडेला दशकों जेल में रहे थे, वापस उस सपने तक जिसको उन्होंने प्रॉमिस किया था सत्ता में आते वक्त, उस तक ले जाएगी, उन आदर्शों, उन मूल्यों तक? और सबसे बड़ा सवाल ये कि स्टेट कैप्चर को लेकर साउथ अफ्रीका के जो लोग नाराज़ हैं, उसका चुनावी परिणामों पर क्या असर पड़ेगा। एक फिल्म आई थी हम दिल दे चुके सनम, पद्मावती जो भी कह लीजिए, उसके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म, और उसमें वकील बने थे अजय देवगन, किरदार का नाम था वनराज। वो एक डायलॉग मारते हैं जिस पर लोग हंसते हैं, वकालत के पेशे पर तंज कसते हैं। वनराज कहते हैं कि अदालत में ये भी साबित करना पड़ता है कि जो सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है वही ऊपर से नीचे भी आती है। इस वक्त वनराज का ये बयान गुप्ता परिवार के लिए की गई भविष्यवाणी जैसा लग रहा है। और हाँ, जाते जाते सहारा कंप्यूटर्स की कारगुजारियों का जिक्र सुनने के बाद सहारा शब्द को लेकर किसी अंधविश्वास को मत पाल लीजिएगा। thelalantop.com समय, समाज, सियासत, साहित्य, सिनेमा, देश और दुनिया की खबरें अपने अंदाज में आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं और आपको कहन का ये ढंग, ये कहानी पसंद आई, तो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, वीडियो को शेयर करिए। जिनकी दिलचस्पी है बिजनेस में या इंटरनेशनल रिलेशंस में या किस्सा गोई में, उनको मेंशन करिए। जो दोस्त YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक ललन टॉप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट ये काम करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियोस अपलोड हों आपको फौरन से खबर हो जाए। शुक्रिया।